हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो यूनिट सेल होती है उसमें कितना पोर्शन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर होता है, तो जितना पोर्शन उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के द्वारा कवर होता है वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। बाकी जो रिमेनिंग स्पेस होता है वो वॉइड्स के रूप में होते हैं। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि दो तरह के वॉइड्स होते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है इनकी साइज कैसे डिटरमिन करें, इनके साइज को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो, इनका उस स्ट्रक्चर में उपस्थित जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम लोग एक स्क्वायर के रूप में कंसीडर करते हैं, तो उसमें उनके रेडियस और वॉइड्स के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे बिटवीन द रेडियस ऑफ एन एटम एंड रेडियस ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स के रेडियस में और एटम के रेडियस में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोगों को बात करनी है। तो इस रिलेशन से हमें जो पता चलेगा वो ये कि टेट्राहेड्रल या और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का साइज कैसे डिटरमिन करें, इनका साइज क्या होता है, कैसे होता है। तो किसी भी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में दो प्रकार के वॉइड्स होते हैं। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। हम लोगों ने पढ़ा था दो तरह के वॉइड्स होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं वो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। एक तो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और दूसरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। हम लोगों को आज एक रिलेशनशिप निकालना है, रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ tetrahedral void and radius of atom in the close packing। क्या बात करना है, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स की रेडियस में और एटम जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके रेडियस में, इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो 6 स्क्वायर के द्वारा सराउंडेड होता है। तो आइए देख लेते हैं, लेकिन 6 स्क्वायर्स में से केवल हम लोग 4 को ही रिप्रेजेंट करते हैं, 4 को इस तरह से। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है वो 6 स्क्वायर के द्वारा सराउंडेड होता है, इसके द्वारा 6 स्क्वायर्स के द्वारा सराउंडेड होता है, लेकिन हम लोग उसके केवल 4 की बात करते हैं। तो सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को देख लें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स बाद में देखते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पहले देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात पहले कर लेते हैं। ये क्या है, ये वो वैकेंट स्पेस है जिसके अंदर वॉइड्स होंगे, यही वो वैकेंट स्पेस है। ये इस तरह से ये वॉइड होगा, तो इसको हम लोग सटा लेते हैं इस तरह से। ये डायगोनल इस तरह से मिला लेते हैं। मान लेते हैं कि ये रेडियस r है
और ये रेडियस r है, ये भी r होगा और ये रेडियस कैपिटल। इसका हम लोग नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c और ये क्या हो गया d हो गया, a b c d। तो दो and octahedral void is surrounded by six squares. But only four are shown squares present above and below the void are not shown. जो स्क्वायर्स ऊपर और नीचे होते हैं वॉइड्स के, उनको हम दर्शाते नहीं हैं। केवल चार स्क्वायर्स को हम लोग दर्शाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। हालांकि जो वॉइड्स होगा वो सिक्स स्क्वायर के द्वारा सराउंडेड होता है। आइए अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मान लेते हैं कि जो यूनिट सेल की लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ octahedral void, इसको हम लोग मान लेते हैं r। रेडियस ऑफ एटम दैट इज इक्वल टू मान लेते हैं कैपिटल R। तो यूनिट सेल की जो लेंथ होगी, ये लेंथ AB जो है ये हमने कितना मान लिया a सेंटीमीटर। इसको हमने कितना मान लिया a सेंटीमीटर। ध्यान रखना ये भी यहां से यहां तक जो होगा और यहां से यहां तक जो होगा वो रेडियस ही होगा इस स्क्वायर का रेडियस। तो आइए बात करते हैं, अब हम लोग इसको जरा कैलकुलेट करेंगे कि क्या रिलेशन आता है कैपिटल R और स्मॉल r में। तो उसको बिठा लेते हैं। चलिए यहां पे देखें अगर तो एक ट्रायंगल बना, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ABC। तो सबसे पहले इसी ट्रायंगल में देखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि AB जो है AB दैट इज इक्वल टू BC। AB इक्वल टू कितना है BC इक्वल टू कितना है a सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC है और ये इक्वल टू कितना है a सेंटीमीटर है। तो ऐसे में अगर हमें AC कैलकुलेट करना हो तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2A स्क्वायर या रूट 2A। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखो एक चीज और हम लोग कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं कि AC अपॉन कितना AB। AC कितना निकाला हम लोगों ने रूट 2A और AB कितना है A। A से A कैंसिल हो गया, बचा कितना रूट 2। AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू कितना रूट 2। अगर AC अपॉन AB रूट 2 मिल रहा है, AC अपॉन AB कितना मिल रहा है रूट 2। अब ध्यान से देखिए अगर तो AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू को अगर हम लोग यहां से देखें तो क्या ये R प्लस R प्लस R प्लस R, यानी ये इक्वल टू है 2R प्लस 2R।
AC इक्वल टू कितना है 2R प्लस 2R। अब जरा AB की बात करें, AB तो AB इक्वल टू कितना है R, देखो ये भी R है और ये भी कितना है R है, R प्लस R दैट इज इक्वल टू कितना 2R। ध्यान दें यहाँ पे कि AC हमको इतना मिल गया, AB हमको कितना मिल गया 2R के बराबर मिल गया। तो अब अगर इस रिलेशन को हम और आगे एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, AC की जगह पे हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो हम लिख सकते हैं AC की जगह पे कि 2R प्लस 2R अपॉन कितना 2R, सॉरी 2R दैट इज इक्वल टू कितना है रूट 2। अब यहीं से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2R अपॉन 2R, देखो यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो R अपॉन R दैट इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कितना R अपॉन R दैट इज इक्वल टू कितना रूट 2। तो R अपॉन R दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, या इसी को हम लिख सकते हैं R अपॉन R दैट इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.414 R अपॉन R दैट इज इक्वल टू कितना 0.414। चलिए भाई, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.414 R। This is the relation between radius of octahedral voids and radius of an atom। तो इस रिलेशन से क्या पता चलता है, हमको इस रिलेशन से पता चलता है कि for an atom to occupy an octahedral void its radius must be 0.414 times the radius of a sphere। यानी किसी भी एटम के को ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सेटअप होने के लिए उसका रेडियस जो है वो उसके एटम के रेडियस से 0.414 टाइम्स होना चाहिए। अगर ये है तब तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सेटअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है, क्या कंक्लूजन निकला कि फॉर एन एटम to occupy an octahedral void, its radius must be 0.414 times the radius of sphere या एटम या मॉलिक्यूल जो भी होगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट। तो ये चीज क्लियर होती है कि वॉइड्स का रेडियस जो होता है वो स्फीयर के रेडियस का 0.414 टाइम्स होता है। किसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रेडियस होगा वो उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स के रेडियस का 0.414 टाइम्स होगा। तो ये रिलेशन था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड रेडियस ऑफ स्फीयर या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। तो अब हम लोग जो रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे वो रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए। इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, फिर हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। बिठा लें, अभी हम लोगों को देखना है रिलेशन between the radius of
टेट्राहाइड्रल वॉइड्स के रेडियस में और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगा हुआ है जिसको हम लोग एक एटम या मॉलिक्यूल या फिर हम लोग आयंस के रूप में कंसीडर करते हैं, तो इनकी रेडियस में क्या रिलेशंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें टेट्राहाइड्रल वॉइड्स कहां पे होगा। तो देखो जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होता है उसके लिए हम लोग एक बीसीसी अरेंजमेंट बनाते हैं, बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इनको इस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये नहीं, ये और ये दो हो गए, और फिर यहाँ पे देखेंगे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और एक जो होगा वो इसके बीच में होगा, यहाँ पे सेंटर पे बॉडी के अंदर एक यहाँ होगा। इस तरह से हम लोग बनाएंगे ऐसे। अब मान लेते हैं कि देखो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है D है, इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं। सिमिलर प्रोसेस है और ये डायगोनल मिला देते हैं इस तरह से। ये टेट्राहाइड्रल वॉइड्स आएगा। ध्यान देना यहाँ पे जो ये स्क्वायर का रेडियस होगा, ये रेडियस R होगा, ये स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, और ये इसका रेडियस कैपिटल R। तो AD की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमें कैलकुलेट हो जाएगी। किसी भी टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट के अंदर 4 स्क्वायर्स होते हैं जो कॉर्नर्स पर होते हैं, एक दूसरे को टच करते हुए। अब बाकी चीजें वैसे करनी है। लेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल, लेट द लेंथ ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू कितना, A सेंटीमीटर। अगर यूनिट सेल की लेंथ को हम लोग क्या मान लें, A सेंटीमीटर मान लेते हैं। रेडियस ऑफ वॉइड्स, रेडियस ऑफ वॉइड्स दैट इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R, रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल R। अब यहां से अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, AC। AC अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं रूट 2A लिख सकते हैं। चलिए भाई AC इक्वल टू होता कितना है, जरा ध्यान से देखें, ये है AC, ये दोनों सटे हुए होंगे, यानी ये R और ये R दोनों मिले हुए होंगे, सटे हुए। तो AC इक्वल टू हो जाएगा R प्लस R दैट इज इक्वल टू कितना, 2R, यानी 2R दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट 2A। 2R इक्वल टू कितना, रूट 2A। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रूट 2/2A, रूट 2/2A। इसको मान लेते हैं रिलेशन नंबर 1। R इक्वल टू हमको मिल गया रूट 2/2A। चलिए भाई अब हम लोग निकालेंगे किसको, AD को। हमें AD को कैलकुलेट करना है क्योंकि जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है वो इसी AD के बीच में है। तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये रूट 3A। AD इक्वल टू कितना है, रूट 3A। ध्यान रहे कि जो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होते हैं वो सेंटर ऑफ बॉडी डायगोनल पर होते हैं, तो इसलिए AD जो होगा वो क्या होगा, हाफ लेंथ ऑफ दिस डायगोनल, वो इसके डायगोनल के हाफ लेंथ के बराबर होगा, यानी R प्लस R दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD/2, यानी R प्लस R दैट इज इक्वल टू AD/2। अब AD इक्वल टू हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, रूट 3A/2, यानी R प्लस R दैट इज इक्वल टू रूट 3A/2। इसको रिलेशन नंबर 2 मानते हैं। तो दो रिलेशन यहां पे एस्टैब्लिश हो गए।
बाई 1। रिलेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो अगर 2 को 1 से डिवाइड करें तो हमको क्या मिल जाएगा, r प्लस r अपॉन r दैट इज इक्वल टू रूट 3a अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2a। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, r अपॉन r दैट इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन कितना r दैट इज इक्वल टू कितना, रूट 3 अपॉन कितना हो गया, रूट 2। रूट 3 अपॉन कितना हो गया, रूट 2। तो r अपॉन r दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3 अपॉन रूट 2 माइनस 1। इसी को और आगे बढ़ा लें तो r अपॉन r दैट इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414। तो अगर इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व करें तो r अपॉन r दैट इज इक्वल टू 0.225। r अपॉन r इक्वल टू हमको कितना मिल गया, 0.225। इसका मतलब ये हुआ कि r अपॉन r इक्वल टू 0.225, तो r इक्वल टू कितना, 0.225 r। क्या मतलब हुआ इसका, इसका बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल से देखा था कि टेट्राहेड्रल में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आने के लिए उसका रेडियस जो है वो स्फीयर के रेडियस से 0.225 टाइम्स होना चाहिए। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सेटअप होने के लिए क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का सेटअप होने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसका रेडियस उसके स्फीयर के रेडियस से 0.225 टाइम्स होना चाहिए। यानी रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स दैट इज इक्वल टू 0.225 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का रेडियस है वो इस स्फीयर के रेडियस का, इसके रेडियस का 0.225 टाइम्स है। तो ये रिलेशन है टेट्राहेड्रल वॉइड्स के रेडियस में और किसके, और स्फीयर के, यानी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो आयंस हो, चाहे जो हो, जो भी हैं उसके रेडियस और वॉइड्स के, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के रेडियस में ये रिलेशन होता है। तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये थे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के रेडियस और उनके एटम्स के रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है। चलिए कर लीजिए फटाफट इसको। फिर हम लोग देखते हैं कि रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो किसे कहते हैं, और किसी भी सॉलिड के स्टेबिलिटी को हम रेडियस रेशियो के द्वारा कैसे डिटरमिन करते हैं। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। मिटा लें। चलिए अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टेबिलिटी की, लेकिन स्टेबिलिटी किसकी, आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करना है, और इस स्टेबिलिटी को हम लोग डिसाइड करते हैं किसके द्वारा, रेडियस रेशियो के द्वारा। रेडियस रेशियो, सवाल ये है कि ये रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो किसे कहते हैं। तो देखो रेडियस रेशियो किसे कहेंगे कि द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन and radius of anion in an ionic solid. Ionic solid is called
रेडियस रेशियो। इसी को हम क्या कहेंगे? रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो क्या है? रेडियस रेशियो किसी क्या चीज है? रेडियस रेशियो कि कैटायन और एनायन इन दोनों के रेडियस में जो रेशियो होता है उसी को हम रेडियस रेशियो कहते हैं, यानी R कैटायन अपॉन R एनायन। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन क्या? रेडियस ऑफ एनायन। अब सवाल ये है कि ये केवल आयनिक सॉलिड्स में ही होता है, क्योंकि जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं या जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हैं, जैसे अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो भी यूनिट सेल मिलेगी, उसमें हर प्लेस पे कॉपर के ही एटम होंगे। उसमें हर प्लेस पे क्या होंगे? कॉपर के एटम होंगे। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो इसमें कहीं पे सोडियम आयन होगा और कहीं पे क्लोराइड आयन होगा। तो यहाँ पे दो तरह के आयन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों आयनों के रेडियस में डिफरेंस होता है। क्लोराइड आयन का रेडियस सोडियम आयन से ज्यादा होगा, सोडियम आयन का रेडियस कम होगा। तो प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो उसकी यूनिट सेल है उनमें कौन कहां होगा और इनका रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा। तो अगर ये चीज हम लोग जान लें तो किसी भी सॉलिड के हम लोग उसकी स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में जो होता है सामान्यतया जो एनायंस होते हैं वो कहां पाए जाएंगे? सामान्यतया एनायंस जो होंगे वो क्लोज पैक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जबकि ये कैटायंस जो होते हैं ये वॉइड्स में होते हैं, क्योंकि कैटायंस जो होते हैं वो साइज में एनायन से छोटे होते हैं। तो इसलिए कैटायंस जो होंगे वो कहां होंगे? कैटायंस वॉइड्स में होंगे और एनायंस जो होंगे वो कहां होते हैं? ये पूरे के पूरे क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में होते हैं। तो सबसे पहली बात यही याद रखनी है क्या कि इन an ionic solid, in an ionic solid usually anions are present in the close packed arrangement, close packed arrangement, and cations occupy voids. कैटायंस जो होंगे वो किसमें पाए जाएंगे? वॉइड्स में। तो therefore जो रिलेशंस होगा इनके साइज ऑफ वॉइड्स और स्फीयर्स में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के अंदर, उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो रेशियो होगा कैटायंस के रेडियस का और एनायंस के रेडियस का, इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस रेशियो कहते हैं। तो अगर मान लो कि फॉर कैटायन ऑक्युपाइंग द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, अगर मान लो कि कैटायंस जो हैं वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में आ रहे हैं, तो R कैटायन दैट मस्ट बी 0.225 R एनायन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इट मींस कि R कैटायन अपॉन R एनायन दैट इज इक्वल टू 0.225, इतना होना चाहिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि फॉर कैटायन occupying the octahedral voids, अगर ये octahedral voids में आ रहे हैं तो इसका मतलब R कैटायन दैट इज इक्वल टू 0.5
414 आर एनायन। यानी हम कह सकते हैं क्या कि आर कैटायन अपॉन आर एनायन दैट इज इक्वल टू 0.414। अब इस रिलेशन से आप बहुत सारे क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको रेडियस रेशियो मिल गया तो कैसे कर सकते हो, इसके लिए एक छोटी सी टेबल है, आप उसी को याद रखिए, आपको फटाफट पता चल जाएगा। तो उसको बिठा लें। चलिए भाई एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। इस छोटी सी टेबल में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो सबसे पहली चीज जो हम लोग एक्सप्रेस करेंगे वो रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो अगर आपको पता चल गया तो इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरी चीज हो गई। दो चीजें आपको पता चल गई। तीसरी चीज आप इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसका एस्टैब्लिश कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा रेडियस रेशियो के द्वारा कि इसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। अब किस टाइप का अरेंजमेंट होगा ये भी हम देख सकते हैं और एग्जांपल में कि कौन कौन से ऐसे हैं जो इसको शो करते हैं, एग्जांपल भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए मैं कर लेते हैं, देख लेते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है और इसको आपको याद रखना। चलिए अगर रेडियस रेशियो 0.155 से लेके 0.225 तक आता है, अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 तक है तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राइगोनल। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लैन। किस टाइप का ये बनाएगा, B2O3। B2O3 टाइप का होगा। कौन कौन से हो सकते हैं एग्जांपल में, तो यही B2O3 ही है। लेकिन अगर रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होगा। जो कंपाउंड होगा वो किस तरह से बनेगा, ये जिंक सल्फाइड की तरह से होगा। टाइप कैसा होगा, जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड हो सकता है, कॉपर के क्लोराइड हो सकते हैं, जिंक सल्फाइड हो सकता है, कॉपर के क्लोराइड हो सकते हैं, कॉपर का ब्रोमाइड हो सकता है या फिर कॉपर का आयोडाइड भी हो सकता है। लेकिन अगर रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर के और 0.732 तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अगर हो गया तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहाइड्रल होगी। ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होगी। कंपाउंड जो बनेगा वो NaCl की तरह से होगा स्ट्रक्चर। अब NaCl का हुआ या मैग्नीशियम ऑक्साइड का हुआ या फिर अगर हम लोग बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर इसी तरह से हो सकता है। लेकिन अगर मान लो कि इसका रेडियस रेशियो 0.732 से 1.0 के तक आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 होगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्यूबिक होगा और किसका बन सकता है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड के टाइप का स्ट्रक्चर होगा। हम लोग आगे बात करेंगे कि सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सीजियम क्लोराइड बन सकता है ये, या फिर सीजियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, ये टाइटेनियम का ब्रोमाइड हो सकता है। इस तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं या फिर अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी इसी तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो ये टेबल अगर याद रहे तो हम अपने आप पता लगा सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं इन आयनिक सॉलिड्स के स्ट्रक्चर कैसे हो सकते हैं
इनके जो कंपाउंड्स होंगे उनके रिलेशंस कैसे हो सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, इनको आप लोग याद करिएगा और फिर हम लोग आगे बात करेंगे सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में भी, सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तब तक आप लोग इसको नोट करिए। नोट हो गया? तो अब हम लोगों को सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले हम लोग इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक और चीज बताएंगे कि कैसे आयनिक सॉलिड्स के फॉर्मूलों को डिटरमिन किया जाता है, इनके पोजीशंस के आधार पर कौन से फ्लोराइड स्ट्रक्चर होते हैं, कौन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग इस चीजों को प्रिपेयर करिए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना।